नमस्कार, मैं हूं अवनीश और आज आपके सामने लेकर आया हूं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। इसके पहले कहानी का वाचन किया जा चुका है और आज हम शुरू करेंगे इसकी व्याख्या और उसका पहला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कहानी शुरू करने से पहले आपको अगर लेखक के बारे में थोड़ा बताऊं, जैसी कि परंपरा रही है, तो फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में, एक आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आंचलिक कथाकार क्या होता है? जो किसी अंचल की, अंचल मतलब वो पूरे देश की सबकी बात ना करे, बल्कि किसी पर्टिकुलर गांव की, किसी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करे। अगर इस तरह की वो कहानियां लिखता है, उपन्यास लिखता है, वहाँ के रीति रिवाजों को, वहाँ की बोली को, वहाँ के शब्दों को पिरोता है अपनी रचनाओं में, तो वो कहलाएगा आंचलिक कथाकार या आंचलिक कहानीकार। जी हाँ, ये वही फणीश्वरनाथ रेणु हैं जिनकी कहानी ठेस आपने पढ़ी है। ये वही रेणु हैं जिनकी कहानी लाल पान की बेगम मैंने आपको सुनाई है। और ये वही फणीश्वरनाथ रेणु हैं जिनकी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर फिल्म बनी तीसरी कसम। और इसके बारे में आपने कक्षा 10वीं में एक चैप्टर पढ़ा है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। शैलेंद्र का नाम इसलिए आया है क्योंकि उन्होंने वह फिल्म बनाई थी, उसमें गीत उन्होंने लिखे थे, लेकिन जो पटकथा थी, जो स्क्रिप्ट थी, जो कहानी थी, वो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी थी। और ये वही फणीश्वरनाथ रेणु हैं जिन्होंने मैला आंचल जैसा उपन्यास लिखा। ये कहानी पहलवान की ढोलक भी एक क्षेत्र विशेष की कहानी है, परंपराओं रीति रिवाजों का की कहानी है। एक पहलवान की कहानी है जिसके जिसके जीवन की शुरुआत दुखों के बीच होती है। जीवन के दूसरे भाग में, जीवन के दूसरे खंड में सुख से भर जाता है उसका जीवन, राज पहलवान घोषित हो जाता है वह। और जीवन का तीसरा खंड, जीवन का जो अंतिम खंड है पहलवान का, वो फिर दुखों से भर जाता है। तो ये मार्मिक सी कहानी है और इसमें गांव का वर्णन है, गांव में महामारी का वर्णन है। किस तरह से महामारी, उन दिनों चिकित्सा सुविधाएं भी इतनी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, इसलिए लोग कुछ नहीं कर पाते थे महामारियों से बचने के लिए। तो कैसे कैसे वे इन दुखों का सामना करते हैं, कैसे उनके जीने की ललक उनके जीवन में बरकरार रहती है, इस पर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। लेखक कहता है कि जाड़े के दिन थे। जाड़े के दिन का मतलब दिन यानी डे नहीं, जाड़े का समय चल रहा था, जाड़ा यानी विंटर सीजन चल रहा था। अमावस्या की रात थी। अमावस्या मतलब नो मून, जिस दिन आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल घुप अंधेरा होता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। ठंडी और काली रात थी। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव, दो बड़ी महामारियां चल रही थीं, एक मलेरिया और एक हैजा। इन दोनों से पीड़ित गांव, इन दोनों से दुखी गांव भयार्त शिशु की तरह, शिशु मतलब बच्चा, भयार्त मतलब डरा हुआ, डर से दुखी। भय मतलब होता है डर, आर्त मतलब होता है दुखी, डर से दुखी यानी डरा हुआ। डरा हुआ बच्चा जिस तरह से कांपता है, वैसे ही वह पूरा गांव कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। गरीबी का चरम देखिए आप। लोगों के पास अच्छे घर तक नहीं है, रहने के साधन नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास दवा के पैसे नहीं हैं, तो बांस और घास फूस की बनाई हुई झोपड़ियां हैं, उनमें अंधकार है, सन्नाटा है, न तो कहीं प्रकाश का नाम है, न तो कहीं कोई आवाज हो रही है। अंधेरा और निस्तब्धता, यानी पूरी तरह से सन्नाटा है और अंधेरा है, न कहीं प्रकाश है, न कहीं कोई आवाज है। आवाज होने से व्यक्ति को लगता है कि चहल पहल है, वो थोड़ा उत्साहित रहता है। जब हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ अंधेरा है, तो व्यक्ति और दुखी हो जाता है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अलंकारों का प्रयोग
वैसे तो केवल कविता के लिए होता है, कविता में अलंकार ढूंढे जाते हैं, लेकिन यहाँ मानवीकरण का बेहतरीन प्रयोग किया गया है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। रात कोई युवती नहीं है जो आंसू बहाएगी, बल्कि छोटी छोटी जल की बूंदें टपक रही हैं। ठंड में जब तेज घना कोहरा होता है तो उस कोहरे से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकने लगती हैं। वो पानी की बूंदें, ऐसा लग रहा है जैसे रात गांव वालों के दुख में शरीक हो रही है, गांव वालों के दुख में वो भी शामिल हो रही है और उनके दुख से दुखी होकर रो रही है। निस्तब्धता करोड़ सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा क्यों था? लेखक कहता है कि जो लोगों की सिसकियां हैं, सिसकी मतलब बिना ज्यादा आवाज किए हुए रोना। एक रोना होता है आदमी तेज आवाज करके रोता है, एक रोना होता है कि वो रो तो रहा है, दुखी तो है, लेकिन हल्की हल्की आवाज उसकी आती है, इसे सिसकी कहते हैं। तो लोगों की सिसकियों की आवाज और लोगों की जो आह है, जो दुख की आवाज है, उन दोनों आवाजों को ये जो सन्नाटा है, निस्तब्धता है, ये बलपूर्वक जबरदस्ती दबाने की चेष्टा कर रही है। ये कोशिश कर रही है कि ये आवाज दूर तक न जाए। ये सन्नाटा लोगों के दुख से भरी हुई आवाज को दबा रहा है, रोक रहा है। आकाश में तारे चमक रहे थे। चंद्रमा तो नहीं है, लेकिन तारे चमक रहे हैं। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं, क्योंकि प्रकाश चंद्रमा से ही पृथ्वी पर आता है, तारों का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए पृथ्वी पर प्रकाश का कहीं नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती। शेष होने का मतलब समाप्त हो जाना। यहां पर लेखक ने भूगोल का यानी ज्योग्राफी के फैक्ट्स का भी प्रयोग किया है और उसके द्वारा एक अन्योक्ति देना चाहता है, कुछ और बातें कहना चाहता है। पहला फैक्ट क्या है? कई बार आपने आकाश से तारे टूटते हुए देखे हैं। बहुत सारे तारे झिलमिला रहे होते हैं, अचानक कोई तारा ऐसे लगता है कि वो टूट करके गिर रहा है। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि टूटते हुए तारे को देखकर हम अगर कुछ विश करते हैं, कुछ अपने मन में कोई कामना करते हैं, कुछ मांगते हैं ईश्वर से, तो हमें मिल जाता है। खैर, जब आकाश से तारा टूटता है तो ये सत्य भी है कि वह वहां से टूट करके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, पृथ्वी के जहां तक पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उस सीमा में अगर आ जाएगा तो वो फिर पृथ्वी की तरफ आने लगेगा। यानी अगर कोई तारा है जो टूट रहा है और आसमान से जहां पर वह है वहां से टूट करके अगर वो नीचे गिरता है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, पृथ्वी के ग्रेविटेशन के फील्ड में अगर वह एंटर कर जाता है तो वह पृथ्वी उसे अपनी तरफ खींचेगी और वो तेजी से वहां से पृथ्वी की तरफ आएगा। जब पृथ्वी की तरफ वो आएगा तो हवा से घर्षण हो जाती है, हवा से उसका फ्रिक्शन होता है और वो जलता हुआ सा प्रतीत होता है और फिर एक टुकड़े के रूप में धरती पर कहीं गिर जाता है। कई बार नहीं भी गिरते हैं। यहां इस बात को, इस फैक्ट को एक दूसरी तरह से लेखक ने, क्योंकि साहित्यकार है, साहित्यकार केवल फैक्ट्स के बारे में बात नहीं करता, वो उन फैक्ट से क्या क्या तथ्य खुद निकालता है, क्या चीजें वो खुद इमेजिन करता है। कहता है कि आसमान से अगर कोई तारा पृथ्वी पर आना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। आकाश में तारा चमकता तो है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आता है तो एक पत्थर के टुकड़े जैसा हो जाता है, यानी उसकी ज्योति, उसकी शक्ति सब खत्म हो जाती है और बाकी तारे अपनी जगह पर चमकते रहते हैं, वो ब्लिंक कर रहे हैं। यानी ऐसा लग रहा है कि बाकी तारे उसकी भावुकता पर और असफलता पर हंस रहे हैं। भावुकता क्या? वो भावुक हो गया, वो इमोशनल हो गया कि मुझे पृथ्वी पर जाना है, लोगों के पास जाना है, लेकिन वो वहां जाने में असफल रहा क्योंकि उसकी ताकत रास्ते में ही समाप्त हो गई। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं उस गांव में। किसी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी है, कोई दुख है, वो मलेरिया से या हैजा से पीड़ित है, तो अगर बाकी जो गांव में अच्छे लोग हैं जिन्हें बीमारी अभी तक नहीं हुई है, अगर उनमें से कोई जाना चाहता उनकी सेवा करने, उनकी मदद करने, तो अगर वो जाता भी तो उसकी शक्ति, उसकी ज्योति रास्ते में खत्म हो जाती। यानी ये ऐसे रोग हैं जो पास जाने से भी हो जाते हैं, संक्रामक रोग हैं। तो जो व्यक्ति उनकी सहायता करने जाता था वो उसकी अपनी ताकत भी खत्म हो जाती थी, वो भी उन बीमारियों की चपेट में आ जाता था कई बार। इसलिए बाकी तारे यानी बाकी
लोग उनके ऊपर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, उसकी भावुकता पर और उसकी असफलता पर। भावुकता इसलिए कि वह लोगों की सेवा करना चाहता है, असफलता चूंकि वो सेवा करने में असफल रहता है, वो वहां जाने पर उनकी वैसे सेवा नहीं कर पाता, खुद भी परेशान हो जाता है, खुद भी दुख की चपेट में आ जाता है, रोग की चपेट में आ जाता है। इसलिए बाकी लोग उसके ऊपर हंस पड़ते हैं कि हमने तुम्हें समझाया था कि वहां नहीं जाना है उनकी मदद करने, फिर भी तुम गए, उसका परिणाम ये देखो। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज। दिन में चूंकि गाड़ियां चल रही हैं, सब लोग आ जा रहे हैं, बहुत सारी आवाजें होती हैं, तो उन सारी तेज आवाजों के बीच में कुछ आवाजें दब जाती हैं, नहीं सुनाई देती हैं। और जीव जंतु शायद आवाजें करते भी नहीं, कम करते हैं। लेकिन जब रात होती है, हर तरफ का शोर थम जाता है, तो जीव जंतुओं की आवाजें बड़ी क्लियरली हमें सुनाई देती हैं, बड़ी स्पष्ट सुनाई देती हैं। उनमें कहीं सियार रो रहे हैं, कहीं कुत्ते रो रहे हैं या भौंक रहे हैं, कहीं पेचक की आवाज आ रही है। ये आवाजें डरावनी लगती थी, क्योंकि हम दुख से जूझ रहे हैं, हम उस मलेरिया और हैजे के प्रकोप से जूझ रहे हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है। और कुछ आवाजें डरावनी होती भी हैं, कुत्ते का रोना या उल्लू का बोलना, ये आवाजें एक हमारे अंदर एक सिहरन सी भर देती हैं, एक डर सा भर देती हैं। उनकी आवाज से सन्नाटा कभी कभी भंग हो जाता था और गांव की झोपड़ियों में कराहने और कै करने की आवाज भी आती थी। कै करना मतलब वोमिट करना, उल्टी करना। तो झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं वे कराह रहे हैं, यानी दुख से आह की आवाजें निकाल रहे हैं। एक तरफ उन्हें उनके कै करने की यानी वोमिट करने की आवाज आ रही है, कहीं पर कोई हे राम या हे भगवान की टेर, टेर मतलब होता है पुकार, कहीं पर कोई ईश्वर को पुकार रहा है। क्योंकि जब किसी के पास कोई सहारा नहीं बचता है तो वह ईश्वर को याद करता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को याद कर रहे हैं। बच्चे कभी कभी निर्बल कंठों से, निर्बल जिसमें बल नहीं हो, बलहीन यानी उनके कंठ यानी गले से उनकी आवाज नहीं निकल रही है, वो बीमार हैं, उन्हें खाने को ठीक से नहीं मिल रहा है, उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही हैं, वे बोल नहीं पा रहे हैं और उनकी आवाज से बहुत धीमी आवाज निकल रही है। और उन्हीं धीमी आवाजों में वे अपनी माँ को पुकारते हैं, माँ माँ पुकार करके रो पड़ते हैं। और माँ की बेचारगी देखिए वहां पर कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इससे रात्रि की निस्तब्धता में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। रात्रि का जो सन्नाटा है उसमें बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता था, यानी जो सन्नाटा था वो वैसे ही बना रहता था। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की, ताड़ना यानी भांप लेना, कुत्तों में परिस्थिति को भांप लेने की, भांपना यानी गैस कर लेना, उनको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, उनके अंदर एक विशेष बुद्धि होती है। दिन भर वे कुत्ते क्या करते, राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर, अब राख है जहाँ पर चूल्हे में या जहाँ पर लोग सर्दी के दिनों में अलाव जलाते हैं, लकड़ियाँ या घास फूस जला करके उसे हाथ पैर अपने सेंकते हैं, वहाँ जो राख बच जाती है वो हल्की सी गर्मी उसमें होती है, तो कुत्ते वहाँ जा करके और बिल्कुल सिकुड़ करके वहाँ सो जाते हैं। तो दिन भर वो ऐसे सोए रहते, मन मार कर पड़े रहते। मन मार कर पड़े रहने का मतलब उत्साह न होना मन में, बिना मन के, बिना उत्साह के, बिना खुशी के कोई काम करना। तो वो कुत्ते भी दुखी हैं। और जब शाम हो जाती थी या पूरी रात हो जाती थी तो सब मिल करके रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोंक कर ललकारती रहती पहलवान की ढोलक। रात्रि चलती रहती वैसे ही, हर तरफ सन्नाटा है, अंधेरा है, लोगों के अंदर डर भरा हुआ है, लेकिन उस सारे डर को, उस सन्नाटे को ललकारने वाला एक स्वर आता था, उनको चुनौती देने वाला एक स्वर आता था, एक उनसे लड़ने का स्वर आता था। और वो स्वर किस चीज का होता था? पहलवान की ढोलक का स्वर होता था। पहलवान की ढोलक की आवाज आती थी और वो आवाज ऐसा लगता था कि उस सन्नाटे से, उस अंधेरे से, उस डर से लड़ने की ताकत दे रही है। और पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक, दिन भर तो उजाला होता था, आवाज आती थी, लोग एक दूसरे से मिलने जुलने भी जाते थे, लेकिन रात में जब अंधेरा हो जाता था, जब बिल्कुल सन्नाटा होता था, तो लोगों के अंदर डर भर जाता था। और उस डर को दूर करने के लिए शाम से लेकर रात तक पहलवान की ढोलक एक ही गति से बजती रहती थी। चट धा गिड़ धा, ये ढोलक की आवाज को शब्दों में लिखने की कोशिश की है लेखक ने। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा,
ये आवाज़ आती थी ढोलक की, और उस आवाज़ को का अर्थ क्या लगाया जा रहा है, उस आवाज़ से क्या संदेश में हमें मिल रहा है, गांव वाले उस ढोलक की आवाज़ से क्या संदेश प्राप्त करते थे, क्या समझते थे उसे, यानी आजा भिड़ जा, यानी आओ लड़ाई करो मुझसे। पहलवान की ढोलक कह रही है कि आओ मुझसे लड़ो। किससे लड़ो? वो रात की निस्तब्धता से, रात के सन्नाटे से, उस अंधेरे से, उस डर से लड़ने के लिए लोगों में हिम्मत भर रही है। बीच बीच में आवाज आती थी चटाक चढ़ा, चटाक चढ़ा। अब उसका क्या अर्थ निकाल रहा है लेखक, उसका क्या अर्थ निकालते थे गांव वाले, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। जैसे कुश्ती होती है तो उसमें दो पहलवान लड़ते हैं, उन पहलवानों में से एक के पक्ष में कुछ लोग हैं, दूसरे के पक्ष में लोग हैं, वे अपने पहलवान को उत्साहित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उठाकर पटक दो। आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं गांवों में, दो टीमें खेल रही हैं, एक के समर्थक अपने प्लेयर्स का उत्साह बढ़ाते हैं, उन्हें अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वैसे ही यहाँ ढोलक की आवाज लोगों को उत्साहित करती थी कि इस डर को उठाकर पटक दो, इस सन्नाटे को समाप्त कर दो। यही आवाज मृत गांव में, मृत मतलब मरा हुआ, ऐसा गांव जो मरने की कगार पर है, जिसके ज्यादातर लोग उस बीमारी से, उस महामारी से पीड़ित हैं, उस महामारी से भरे हुए गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। संजीवनी यानी किसी को नया जीवन देने वाली, जीवन देने वाली शक्ति। गांव मर रहा है, मृत्यु का उल्टा जीवन है, तो मरते हुए उस गांव में जीवन देने की ताकत भरती थी पहलवान की ढोलक। कौन था ये पहलवान? लुट्टन सिंह पहलवान नाम था इसका, लुट्टन सिंह पहलवान। यूं तो वह कहा करता था कि लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। वो कहता था कि लुट्टन सिंह को होल इंडिया भर के, यानी पूरे देश के लोग जानते हैं, लेकिन उसको पूरा देश कितना बड़ा है वो नहीं पता था। वो सोचता था कि उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो जिला है, वही पूरा हिंदुस्तान है, वही पूरा देश है। तो वो कह रहा है कि मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। हालांकि उसके मन में हिंदुस्तान कितना बड़ा है वो इतना ही था कि उसके जिले की सीमा के बराबर था। जिले भर के लोग उसके नाम से परिचित थे, ये बात तो है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, पूरे जिले के लोग उसे जानते थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ करके चल बसे। अनाथ हो जाना यानी जिसके माता पिता का देहांत हो जाए, जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाए, वह अनाथ हो गया। तो उस समय बचपन में ही, छोटेपन में ही शादी कर दी जाती थी। आपने भक्तिन पाठ में भी ये बात पढ़ी है। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। अगर शादी न होती तो शायद वो भी मर जाता, क्योंकि कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं मिलता। शादी हो गई थी तो जो उसकी सास थी, सास मतलब मदर इन लॉ, जो उसकी सास थी उसने उसका पालन पोषण किया, मतलब उसे अपने पास रखा और उसे खिलाया पिलाया, उसे नया जीवन प्रदान किया। अन्यथा अगर माँ बाप नहीं होते तो वो भी शायद उनकी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता, गाय चराता था। अब उन दिनों इतने काम काज नहीं विकसित थे, लोगों की दिनचर्या ऐसी ही हुआ करती थी, कुछ विशेष काम, बड़े काम नहीं लोग किया करते थे। ऐसे ही उनका जीवन खेती में और जानवरों को चराने में बीत जाया करता था। वह दिन भर गाय चराता था, धारोष्ण दूध पीता था। धार उष्ण यानी एक तो दूध आप और हम पीते हैं, जो गाय भैंसों का दूध होता है, जिन्हें निकाल करके और उसे उबाल करके फिर ठंडा करके आप पीते हैं। वो धारोष्ण, धार मतलब धारा, यानी जो गाय भैंसों के थन से सीधे दूध निकलता है, वो गरम गरम दूध हो, वहीं से डायरेक्ट पीता था। यानी पहलवान ऐसा करते हैं, वो उस दूध को निकालना और गर्म करना और उसको ठंडा करके पीना, उससे बेहतर वो सीधे गाय भैंसों के थन से ही निकाला हुआ तुरंत का दूध पीते हैं। कसरत करता था, खूब एक्सरसाइज करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ देते थे। उसकी सास विधवा थी, यानी उसके जो फादर इन लॉ थे उनकी डेथ हो गई थी, मदर इन लॉ थी, उसकी पत्नी थी। उसकी सास को गांव वाले बहुत तकलीफ देते थे, बहुत परेशान करते थे। अब लुट्टन को लगा कि इन लोगों से कैसे हम निपटें, कैसे इन लोगों से बचें, तो उसने क्या किया, कसरत करनी शुरू कर दी। उसके मन में यह हुआ कि मैं कसरत करूंगा, खूब मजबूत बनूंगा, पहलवान बनूंगा, तो मैं ऐसा हो जाऊंगा कि लोग मुझे और मेरे घर वालों को, मेरी सास को परेशान नहीं करेंगे। तो इस वजह से उसने कसरत करनी शुरू की, नियमित, यानी जब डेली वो कसरत करने लगा, एक रेगुलर वे में प्रैक्टिस करने लगा,
तो किशोरावस्था में ही मतलब एडोलसेंस में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया। तो उसका उसका चेस्ट, उसकी भुजाएं, उसकी बाह, उसके हाथ बहुत सुडौल मतलब सही शेप में आ गए और मांसल हो गए, मतलब मांस से भर गए, मजबूत हो गए, अच्छा शरीर दिखने लगा, उसका भरा पूरा शरीर दिखने लगा। जवानी में कदम रखते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा, और जब जवान हुआ तो गांव का सबसे अच्छा पहलवान बन गया। लोग उससे डरने लगे, और वो क्या करता था, दोनों हाथों को दोनों ओर से 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। आप देखते होंगे पहलवान, चूंकि उनका डील डॉल ऐसा होता है, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि हम लोग जो सामान्य इस तरह से चलते हैं वो थोड़ा इस तरह से चलते हैं। अपने उनकी बॉडी उस तरह से हो भी गई है और उन्हें उस तरह का एहसास भी होता है, इसलिए उनके चलने का अंदाज अलग होता है। तो पहलवान भी, जो लुट्टन सिंह था, वह भी पहलवानों की तरह अपने हाथ दोनों तरफ थोड़ा सा फैला करके, अपने हाथ थोड़े खोल करके चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ने लगा, मतलब रेसलिंग भी उसने शुरू कर दी। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। एक जगह थी, एक गांव था श्यामनगर, जहाँ के मेले में वो दंगल देखने गया। उन दिनों मनोरंजन के यही साधन हुआ करते थे। आप याद करिए, एक चैप्टर क्लास 10th में आपने पढ़ा था, ततारा वामीरो कथा। उसमें आपने पढ़ा था कि उन दिनों मनोरंजन का यही साधन था कि लोग जानवरों को आपस में लड़ा करके या नृत्य की, कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपना मनोरंजन किया करते थे। तो पहले दंगलों का आयोजन होता था गांवों में, और वहाँ बड़े बड़े पहलवान इकट्ठा होते थे, रेसलिंग करते थे, वो दंगल करते थे, कुश्ती लड़ते थे। पहलवानों की कुश्ती और दांव पेंच देखकर, दांव पेंच क्या होता है, कुश्ती लड़ने के लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए, कहाँ कहाँ झुकना है, कैसे किसी को पकड़ना है, कैसे उठाकर पटकना है, ये कुश्ती के दांव पेंच कहे जाते हैं। यानी किस तरकीब से, किस टैक्टिस से आप सामने वाले से लड़ेंगे, ये उसके दांव पेंच हैं। तो जब उसने देखा पहलवानों को लड़ते हुए तो उससे रहा नहीं गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़, जवान तो था ही, पहलवान भी था, गांव में बड़ा नाम भी था, और ढोल की जो आवाज़, वहाँ ढोल बजा करता है, लोगों के मनोरंजन के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए ढोल बजते हैं, ढोलक बजाई जाती है। उस ढोलक की आवाज़ जब उसने सुनी तो उस आवाज़ को सुन करके उसकी नसों में बिजली उत्पन्न हो गई। नसों में बिजली भर जाना मतलब बिल्कुल तैयार हो जाना किसी काम के लिए। ठीक, उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। उसने चैलेंज कर दिया शेर के बच्चे को। शेर का बच्चा मतलब सच में, कब नहीं, सच में शेर का बच्चा नहीं। क्या है शेर का बच्चा? शेर के बच्चे का असल नाम चांद था, यानी नाम उसका चांद था, और वो अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर के मेले में आया था। मेलों में चूंकि कुश्ती होती थी, दंगल होता था, तो दूर दूर से पहलवान आते थे लड़ने के लिए। जैसे खेलों में आप विभिन्न प्रकार के, फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी तरह से वहाँ उन दिनों कुश्ती के लिए लोग आया करते थे। सुंदर था, चाँद जो था वो सुंदर था, जवान था, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। बहुत सुंदर उसका शरीर था, उसके हर अंग से सुंदरता टपकती थी, मतलब बहुत ही अच्छा सुडौल शरीर था उसका। 3 दिनों में ही उसने पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और अपनी उम्र के सभी पट्ठों को पछाड़ दिया। यानी 3 दिन के अंदर ही जो पंजाब के पहलवान आए थे या जो पठान आए हुए थे, उनको सबको उसने, जो उसकी जोड़ी के, उसकी उम्र के थे, सबको उसने हरा दिया। और उसको एक टाइटल मिल गई, एक उपाधि मिल गई, शेर का बच्चा। जैसे आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको एक उपाधि से नवाजा जाता है, तो उसे उपाधि दी गई कि शेर का बच्चा है, इसे कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब सी किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। तो दंगल के मैदान में जब वो उतरता था तो लंगोट पहन लेता था और अजीब सी किलकारी भरता था। यानी जैसे बच्चे, छोटे बच्चे जैसे चीखते हैं ना खुशी में जब चिल्लाते हैं, वैसी आवाज़ वो निकालता था। उसे लगता था कि वह अजय है, उसे कोई जीत नहीं सकता। और किलकारी भर करके छोटी दुल्की लगाया करता था। दुल्की लगाने का मतलब होता है घोड़े के जैसे धीरे धीरे उछल करके चलना। यानी जिस तरह से जैसे घोड़े चलते हैं ना, तो ऐसा वो नहीं सपाट चलेंगे, बल्कि वो थोड़ा थोड़ा ऐसे उछल उछल करके चलते हैं। तो भी छोटी दुल्की लगाता था, यानी उस दंगल के मैदान में उतर करके वो धीरे धीरे उछल उछल करके इधर उधर घूमता रहता था, कूदता रहता था। वो अपने आप को यह प्रमाणित करता था कि वो इस दंगल का अजय पहलवान है। देशी नौजवान पहलवान
उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। जो उस गांव के आसपास के जो पहलवान थे नौजवान, वे उस चांद से लड़ने में डरते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए, टाइटल क्या थी? टाइटल थी शेर का बच्चा। उस टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए, यानी ये साबित करने के लिए कि हाँ मैं वास्तव में शेर का बच्चा हूं, चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। जिस तरह से शेर दहाड़ता है ना, उस तरह से वो रोर करता था, उस तरह से वो दहाड़ता था। श्याम नगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। श्यामनगर के दंगल का भी बड़ा शौक था राजा साहब को, वहां देखने जाते थे वे। और शिकार प्रिय, शिकार मतलब हंटिंग, यानी वो शिकार करना उनको बहुत पसंद था। जो वहां के राजा थे वे बूढ़े तो हो गए थे, लेकिन उन्हें दंगल देखने और शिकार करने में बड़ा आनंद आता था। वे अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि ये बहुत अच्छा नौजवान है, लुट्टन सिंह के बारे में बात कर रहे थे कि वो बड़ा अच्छा पहलवान है, इसको हम अपने राज दरबार में रख लेते हैं। अभी वे लोग आपस में ही ये बात कर रहे थे कि लुट्टन ने उस दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, यानी उसने चैलेंज कर दिया शेर के बच्चे को। अब सम्मान प्राप्त, अब जो चांद सिंह है वो तो बड़ा नाम है उसका, बहुत सम्मान है उसका, तो चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया। स्पर्धा मतलब कंपीट करना, किसी से आगे निकलने की कोशिश करना। पहले तो चांद सिंह मुस्कुराया इस बात पर कि अरे ये पहलवान, ये हमसे क्या लड़ेगा, लेकिन बाद में वो बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। बाज एक पक्षी है, एक शिकारी पक्षी है जो दूसरे छोटे पक्षियों को मरोड़ देता है, उनको मार डालता है। तो जिस तरह से बाज किसी पक्षी पर टूट पड़े, उसको मारने लगे, वैसे ही जो पहलवान चांद सिंह था वो लुट्टन पर टूट पड़ा। जिस तरह से बाज किसी पक्षी को मारे, छोटे पक्षी को, वो बड़ा पक्षी बाज है, उसी तरह से वो बड़ा पहलवान चांद सिंह छोटे पहलवान, अभी तक का छोटा पहलवान है लुट्टन सिंह, लुट्टन पर वो टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, पागल, मरा, सब लोग अब चिल्ला रहे हैं कि अरे पागल है, चांद सिंह इतना बड़ा पहलवान, उससे कैसे लड़ने जा रहा है ये। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैतरा दिखाने लगा। तो लड़ाई हुई दोनों की। चांद सिंह ने लुट्टन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लुट्टन उसकी पकड़ से बाहर आ गया और बाहर आकर के फिर पैतरा दिखाने लगा। यानी जिस तरह से जब लड़ाई, जब कुश्ती में उतरते हैं, दंगल में उतरते हैं, तो उसके लिए तैयार होते हैं कि हम तैयार हैं, और सामने वाले को देखते हैं कि वो कौन सा दांव पे चलने वाला है, वो क्या करने वाला है। तो लुट्टन भी उसकी पकड़ से बाहर आ गया और वो इधर उधर घूम घूम करके पैतरा दिखाने लगा, ये देखने लगा कि सामने वाला क्या अटैक करने वाला, किस तरह से लड़ने वाला है। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी और लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया। राजा साहब को लग रहा था कि एक तो सम्मान की भी बात है, यहाँ का पहलवान है हमारे गांव का, ये हार जाएगा, हमारी भी बदनामी होगी, और दूसरी बात कि ये लड़ तो पाएगा नहीं, ये भी पिट जाएगा, तो पता नहीं जो बड़ा पहलवान चांद सिंह है वो कुश्ती में क्या करे इसके साथ, ज़्यादा चोट कहीं आ गई तो उसको बहुत समझाया और अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए बोला कि तुम बहुत बहादुर हो, बहुत हिम्मती हो, तुम अच्छे पहलवान हो, लेकिन तुम बाद में कभी लड़ना। उन्होंने कहा कि 10 रुपए का नोट उन्होंने दिया, 10 रुपए देकर उन्होंने कहा कि लो, मेला देखकर जाओ, घर चले जाओ। अब पैसे उन्होंने इसलिए दिए कि उन्हें लग रहा था कि पहलवानी इसलिए वो कर रहा है सिर्फ कि लड़ेगा, वो जीतेगा तो शायद कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो अगर पैसे वाली बात है तो उन्होंने उसको पैसे दे दिए कि हाथ पैर मत तोड़वाओ और यहाँ से मेला देख करके तुम घर चले जाओ। अब लुट्टन सिंह पहलवान मेला देखकर घर जाता है या वो रुक करके लड़ाई करता है, वो जीतता है या हारता है, इस जीत या हार का उसकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसकी आगे की जिंदगी चलती है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं कल आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।